Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice set 23. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. This is match the following. आपको मैच करने यहाँ पे ऑथर्स है और उनके वर्क दिए हैं तो उसे मैच करना है. अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, तारू दत्त. तो ये ऑथर हैं, इंडियन ऑथर हैं और इनके वर्क्स हैं रेड ओलियंडर्स, सावित्री, बेहराम जी मालाबारी. तो याद रखेंगे अरविंदो घोष का वर्क है सावित्री, रविंद्रनाथ टैगोर का है रेड ओलियंडर्स और तारू दत्त का बेहराम जी मालाबारी. तो एक बार फिर से देख लीजिए, अरविंदो घोष, सावित्री, रविंद्रनाथ टैगोर, रेड ओलियंडर्स, तारू दत्त, बेहराम जी मालाबारी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. महात्मा, महात्मा गांधी, गांधी आउट ऑफ डस्ट. ये सभी वर्क्स जो हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड है और लिखा किसने है देख लेते हैं. महात्मा जो वर्क है वो किसने लिखा है? डीजी तेंदुलकर ने. महात्मा गांधी किसका वर्क है? पीए वाडिया का. गांधी किसका वर्क है? हिरेन मुखर्जी का. और आउट ऑफ डस्ट किसका वर्क है? डीएफ कारका का. तो याद रखेंगे ये जो चारों वर्क से गांधी जी से रिलेटेड है और इनके ऑथर अलग अलग हैं. तो महात्मा जो वर्क है ये डीजी तेंदुलकर का है. महात्मा गांधी पीए वाडिया का है. गांधी हिरेन मुखर्जी का. आउट ऑफ डस्ट डीएफ कारका. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. द वेल ऑफ द पीपुल, भारती भारती साराभाई. देखिए यहाँ पे वर्क है और ऑथर्स है. ठीक है, वर्क भी दे रखा है, उनके ऑथर्स भी दे रखे हैं. बट आपको बताने हैं कि जो वर्क है वो किस प्रकार के वर्क है. तो देख लेते हैं. द वेल ऑफ द पीपुल जो वर्क है ये लिखा है भारती भारती साराभाई ने. और ये किस तरह का वर्क है? तो ये एक ड्रामा है, प्ले है. द हाउस एट आदमपुर आनंदलाल का वर्क है और ये किस तरह का वर्क है? फिक्शन है, नॉवेल है. सावित्री और जो वर्क है वो अरविंदो ने लिखा है और ये किस तरह का वर्क है? ये पोएट्री है, इपिक है. रिमिनिसेंसेस ये वर्क आर एन टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है और इससे ये किस तरह का वर्क है? प्रोज है, प्रोज फॉर्म में है, ऑटोबायोग्राफी है. तो फिर से एक बार देख लेते हैं. द वेल ऑफ द पीपुल भारती भारती साराभाई का वर्क है और ये ड्रामा है, ड्रामा प्ले की कैटेगरी में आता है. द हाउस एट आदमपुर आनंदलाल का वर्क है, फिक्शन नॉवेल की कैटेगरी में आता है. सावित्री अरविंदो का वर्क है, पोएट्री है, इपिक की कैटेगरी में आता है. रिमेनिसेंसेस आर एन टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है, ये प्रोज ऑटोबायोग्राफी की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. द गोल्डन गेट, द गोल्डन हनीकम, हेरजॉग, टाइगर्स डॉटर. ये वर्क से और इनके ऑथर से भारती मुखर्जी, शॉल बीलो, विक्रम सेठ, कमला मार्कंडेया. तो मैच करके देखते हैं. द गोल्डन गेट किसका वर्क है? विक्रम सेठ का. द गोल्डन हनीकम किसका वर्क है? कमला मार्कंडेया. हेरजॉग वर्क है शॉल बीलो का. टाइगर्स डॉटर इज द वर्क ऑफ भारती मुखर्जी. तो एक बार फिर से मैच करते हैं. द गोल्डन गेट रिटेन बाय विक्रम सेठ, द गोल्डन हनीकम रिटेन बाय कमला मार्कंडेया. हेरजॉग इट्स वर्क ऑफ शॉल बिलो. टाइगर्स डॉटर वर्क ऑफ भारती मुखर्जी. क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग. कैटाइलस, डी ओरेचर, होमरिक प्रॉब्लम्स, इपिस्टल टू ऑगस्टस. ये सारे वर्क से और इनके ऑथर से जीनो, सिसरो, प्लेटो, होरेस. ये सारे ग्रीक और लैटिन ऑथर से. तो मैच करते हैं. कैटाइलस किसका वर्क है? प्लेटो का. डी ओरेटर किसका वर्क है? सिसरो का. होमरिक प्रॉब्लम्स किसका वर्क है? जीनो का. एपिस्टल टू ऑगस्टस किसका वर्क है? होरेस का. फिर से एक बार देखेंगे. कैटाइलस इज द वर्क ऑफ प्लेटो. डी ओरेटर इज द वर्क ऑफ सिसरो. होमरिक प्रॉब्लम्स इज द वर्क ऑफ जीनो. Epistle to Augustus is the work of Horace. Next question, question number 6. It's again match the following. Convivio, Confessions, Discorsi, Art Poetic. Authors देख लेते हैं. Boileau, Tasso, Dantes, सेंट ऑगस्टाइन. ये सब फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक ऑथर्स हैं और ये इनके वर्क के मैच करना है. कॉन्विवियो किसका वर्क है? दांते का वर्क है. Confessions is the work of Saint Augustine. Discorsi is the work of Tasso.
आर्ट पोएटिक इज द वर्क ऑफ बोइलियो। फिर से मैच करेंगे। कॉन्विवियो इज द वर्क ऑफ दांते, ए का थर्ड से मैच होगा। कॉन्फेशंस इज द वर्क ऑफ सेंट अगस्टाइन, फोर्थ से मैच होगा बी का। डिस्कोर्सी इज द वर्क ऑफ तासो, सी का सेकंड से मैच हो रहा है। आर्ट पोएटिक इज द वर्क ऑफ बोइलियो, डी का वन से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग: डिफेंस ऑफ पोएजी, अ डिफेंस ऑफ राइम, डिस्कोर्स ऑफ पोएजी, ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी। तो देखिए ये सारे वर्क से कहीं ना कहीं पोएट्री से रिलेटेड वर्क से, और इनके ऑथर दिए हुए हैं। ऑथर क्या है? वेव है, फिलिप सिडनी है, डैनियल है, कैंपियन है। तो ये ऑथर है और इनके ये वर्क से सभी पोएट्री से रिलेटेड है। इनको मैच करना है। डिफेंस ऑफ पोएजी किसका वर्क है? फिलिप सिडनी का। याद रखेंगे, डिफेंस ऑफ पोएजी फिलिप सिडनी का वर्क है। और सिडनी ने ये वर्क लिखा था किसी को रिप्लाई करने के लिए, तो बताएंगे किसको रिप्लाई करने के लिए फिलिप सिडनी ने ये वर्क लिखा था, डिफेंस ऑफ पोएजी। और डिफेंस ऑफ राइम किसका वर्क है? डैनियल का। याद रखेंगे, अ डिफेंस ऑफ राइम, डैनियल। डिस्कोर्स ऑफ पोएजी इज द वर्क ऑफ वेब। ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी इज द वर्क ऑफ कैंपियन। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। डिफेंस ऑफ पोएजी फिलिप सिडनी, अ डिफेंस ऑफ राइम, डैनियल। डिस्कोर्स ऑफ पोएजी वेब, ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। ऑन द कंपोजिशन ऑफ रोमांसेस, डिस्कोर्स ऑन द हीरोइक पोएम, कॉम्पेंडियम ऑफ ट्रेजी कॉमिक पोएट्री, पोएटिक्स, ये सारे वर्क से और इनके ऑथर हैं, इनसे मैच करना है। ऑन द कंपोजिशन ऑफ रोमांसेस किसका वर्क है? ये सिंथियो का वर्क है। ये सीधे सीधे मैच हो रहा है। डिस्कोर्सेस ऑन द हीरोइक पोएम, ये वर्क है तासो का, बी का फोर्थ से मैच हो रहा है। कंपेडियन ऑफ ट्रेजी कॉमेडी, ये वर्क किसका है? सी का टू, यानी कि गौरिनी का वर्क है। और फिर उसके बाद पोएटिक्स किसका वर्क है? स्केलिंगर का वर्क है। एक बार फिर से देखेंगे। ऑन द कंपोजिशन ऑफ रोमांसेस इट्स द वर्क ऑफ सिंथियो। Discourses on the heroic poem is the work of Tasso. Companion of Tragicomedy is the work of Gorini. और poetics जो work है वो Scaliger का work है। Now we will move to next question. Match the following: association, objective correlative, shine aesthetics, primary imagination। ये works नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या है? जो ये ऑथर से इन्होंने इनको यूज किया है अपने वर्क में। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये सभी जो टर्म्स है, फ्रेज है, ये किन ऑथर से रिलेटेड हैं। तो याद रखेंगे, एसोसिएशन इज द रिलेटेड टू जॉन लॉक, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव रिलेटेड टू टी.एस. एलियट, वेरी फेमस। और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की जहां बात आ जाए तो ये टी.एस. एलियट से रिलेटेड है। शाइन एस्थेटिक्स किससे रिलेटेड है? सी का टू से मैच हो रहा है, आई.ए. रिचर्ड्स से। और फिर प्राइमरी इमेजिनेशन मैच हो रहा है एस.टी. कॉलरिज से। एक बार फिर से मैच करेंगे। एसोसिएशन जॉन लॉक का ये टर्म है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. एलियट का टर्म है। शाइन एस्थेटिक्स वर्क ये टर्म है आई.ए. रिचर्ड्स ने यूज किया है। प्राइमरी इमेजिनेशन को यूज किया है एस.टी. कॉलरिज ने। ये मैच करने के लिए यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी दिया जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसने कॉइन किया? तो टी.एस. एलियट ने। एसोसिएशन किसने किया है? तो जॉन लॉक ने। साइन एस्थेटिक्स किसने कॉइन किया है? तो इट्स बाय आई रिचर्ड्स। प्राइमरी इमेजिनेशन इट्स यूज्ड बाय एस.टी. कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 10 मैच द फॉलोइंग: हम्बर्ग ड्रामेटर्जी, कंजर्वेशंस, फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट, क्रिटिक जजमेंट। ये सारे वर्क के और ऑथर है कांट, गोथे, लेसिंग, हीगल। ये सारे जो एसेंट राइटर्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैच करके देखते हैं। हम्बर्ग ड्रामेटर्जी इज द वर्क ऑफ लेसिंग, कंजर्वेशन इज द वर्क ऑफ गोथे, फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट इज द वर्क ऑफ whom, फिलोसफी ऑफ द फाइन आर्ट C4 हीगल का वर्क है। क्रिटिक जजमेंट ये कांट का वर्क है। हीगल और कांट ये ज्योग्राफी में भी आपको देखने को मिलते हैं ये ऑथर। फिर से देखेंगे। हम्बर्ग ड्रामेटर्जी, लेसिंग, कंजर्वेशन, गोथे, philosophy of fine art, Hegel, critic judgment, Kant. Next question: the earliest piece of extended literary criticism which survived from classical antiquity is an Aegon or debate in the frogs of। देखिए यहाँ पे दिया है कि द अर्लिस्ट पीस ऑफ एक्सटेंडेड लिटरेरी क्रिटिसिज्म,
जो एक्सटेंडेड लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अर्ली पीस से अर्ली वर्क के उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, विच सर्वाइव फ्रॉम क्लासिकल एंटिक्विटी, जो क्लासिकल टाइम से ये सर्वाइव कर रहा है और ये कहीं ना कहीं डिबेट या एगन को दिखाता है। वर्क है फ्रॉग्स, तो ये किसका वर्क है? एरिस्टोफेन्स का वर्क है, याद रखेंगे। फ्रॉग किसका वर्क है? एरिस्टोफेन्स का, और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, क्लासिकल एंटिक्विटी को प्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, What is the special literary target of Aristophanes in Frogs? एरिस्टोफेन का जो वर्क है फ्रॉग्स, जिसके बारे में इस क्वेश्चन नंबर 11 में जिक्र किया जा चुका है, तो इस वर्क में एरिस्टोफेन्स ने किसको टारगेट किया है अपने इस वर्क में? और ये वर्क क्रिटिसिज्म में याद रखेंगे, तो यूरिपाइड्स को टारगेट किया है। यूरिपाइड्स एन एसिएंट ऑथर है, याद रखेंगे, और एरिस्टोफेन्स इज आल्सो एन एसिएंट ऑथर्स। तो क्वेश्चन है कि हु इज द स्पेशल लिटरेरी टारगेट ऑफ एरिस्टोफेन्स इन फ्रॉग्स? तो एरिस्टोफेन्स का जो फ्रॉग वर्क है इसमें स्पेशल लिटरेरी टारगेट कौन है? तो यूरिपाइड्स है। क्वेश्चन नंबर 13, इन प्लेटोस आयोन as in frogs of Aristophanes, literary criticism takes the form of a dramatic। देखिए प्लेटो का आयन वर्क है, जिस तरह से एरिस्टोफेन्स का फ्रॉग वर्क है, और ये भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। तो टेक्स द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक, दिस इज ड्रामेटिक डायलॉग का फॉर्म लेता है, याद रखेंगे। प्लेटो का आयन एरिस्टोफेन्स के फ्रॉग की तरह वर्क है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे बेस्ड है ये, और ये डायलॉग फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 14, which English poet translated the Ion and was deeply impressed by it? P.B. Shelley। क्वेश्चन इज हियर दैट कि जो आयोन प्लेटो का वर्क है इसको किसने ट्रांसलेट किया है? तो पीबी सेली ने, और पीबी सेली इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे आयोन वर्क से। प्लेटो का जो आयोन वर्क है इससे सेली बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे और इसलिए इन्होंने ट्रांसलेट किया इसे। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच वर्क्स ऑफ प्लेटो अ यूजफुल काइंड ऑफ राइट ओपिनियन इज कंसीडर्ड टू ऑल पोएटिक पर्सन्स? मीनो। प्लेटो का वो कौन सा वर्क है जिसमें यूजफुल काइंड ऑफ राइट ओपिनियन को प्रेजेंट किया गया सभी पोएटिक पर्सन्स के लिए? तो प्लेटो के वर्क मीनो में राइट ओपिनियन जो है इन्होंने प्रेजेंट किया है किसको लेकर? पोएटिक पर्सन्स को लेकर, यानी कि पोएट्स को लेकर। एक्चुअली प्लेटो का पोएट्स को लेकर निगेटिव कमेंट्स थे। उनको लगता है कि पोएट्स शुड नॉट बी इन दिस वर्ल्ड, ऐसा प्लेटो का मानना था, बिकॉज दे आर लायर, दे आर, मतलब वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए प्लेटो को लगता था कि ये जो पोएट्स होते हैं वो लॉजिकल माइंड वाले नहीं होते हैं, इसलिए इन्होंने उनके अगेंस्ट अपने वर्क्स में मेंशन किया है। और राइट ओपिनियन लिखा है पोएटिक पर्सन्स यानी कि पोएट को लेकर अपने वर्क मीनो में, याद रखेंगे। मीनो इज द वर्क ऑफ प्लेटो और इट इज अबाउट पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड बी द आइडियल एज ऑफ द पोएट अकॉर्डिंग टू प्लेटो इन लॉस? देखिए प्लेटो का जो वर्क है लॉस, उसमें इन्होंने पोएट के लिए एक आइडियल एज डिसाइड किया है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो आइडियल एज क्या है? दैट इज लेस देन 50। प्लेटो का मानना है कि पोएट का जो आइडियल एज कितना होना चाहिए? लेस देन 50 होना चाहिए। और ऐसा प्लेटो ने अपने किस वर्क लॉस में कहा है? तो प्लेटो ने बहुत सारे वर्क लिखे और उसमें इन्होंने रिपब्लिक लिखा है, लॉस लिखा है, मीनो लिखा, सब में इन्होंने किसी न किसी चीज को लेकर अपना क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया है कि क्या चीज कैसे होना चाहिए, क्या चीज कैसे नहीं होना चाहिए। तो उसी के रेफरेंस में यहाँ पे अपने वर्क लॉस में प्लेटो ने पोएट के एज को डिसाइड किया है, एक आइडियल एज बताया है और कहा है कि पोएट का एक आइडियल एज लेस देन 50 होना चाहिए। Question number 17. Plato's brilliant use of allegorical imagery like that of the soul as the charioteer and the higher and the lower passions as his pair of horses in Phaedrus। देखिए प्लेटो ने अपने वर्क फेड्रस में एलिगोरिकल इमेजरी का यूज किया है। एलिगोरिकल इमेजरी क्या है? प्लेटो ने कहा है कि जो सोल है वो चैरिटियर है, मीन्स जो हमारी आत्मा है वो क्या? चैरिटियर है। और चैरियट मीन्स जानते हैं ना, रथ, ठीक है, यत्र तो वो यत्र को जो सॉरी रथ, तो जो सोल होता है वो रथ की तरह होता है
और ऐसा प्लेटो ने कहा है। और जो हमारे इमोशन से हायर और लोअर वाले इमोशन से वो उस रथ को कैरी करने वाले हॉर्सेस की तरह होते हैं। तो प्लेटो ने किस तरह से सोल को कंपेयर किया है चैरियट से, रथ से, और हमारे जो पैशन से हायर, कभी हमारे पैशन हायर होते हैं कभी लोअर होते हैं, तो उसको कंपेयर किया है प्लेटो ने किससे, हॉर्सेस से। कौन से हॉर्सेस से, जो चैरियट को कैरी करते हैं। और ऐसा प्लेटो ने अपने किस वर्क में कहा है, फेड्रस में। फेड्रस में इन्होंने एलिगोरिकल इमेजरी प्रेजेंट किया है सोल को लेकर और हमारे पैशंस को लेकर। तो ऐसा इन्होंने प्लेटो ने बताया है अपने वर्क फेड्रस में। याद रखेंगे प्लेटो का वर्क फेड्रस है, जिसमें इन्होंने एलिगोरिकल इमेजरी प्रेजेंट किया है, सोल को चैरियट बनाया है और हमारे हायर लोअर पैशंस को हॉर्सेस बनाया है जो चैरियट को कैरी करते हैं। Question number 18. Which are the two major categories into which Plato divided art? तो कौन से दो मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें प्लेटो ने आर्ट को डिवाइड किया है, दैट इज एक्विजिटिव एंड प्रोडक्टिव। तो प्लेटो ने आर्ट को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक है एक्विजिटिव और दूसरा है प्रोडक्टिव। तो याद रखेंगे ये पॉइंट। प्लेटो ने अपने जो भी वर्क्स लिखे हैं उसमें कुछ ना कुछ बातें कला को लेकर, आर्ट को लेकर, लिटरेचर को लेकर कही है, क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया है, और उसी रेफरेंस में इन्होंने आर्ट को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज एक्विजिटिव और प्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 19. Into which category of art did Plato put reflections, dreams and shadows? Divine. प्लेटो ने अपने वर्क में जब आर्ट को कैटेगराइज किया है तो आर्ट में उस कैटेगरी में प्लेटो ने अपने क्रिटिसिज्म में आर्ट में जो कैटेगरी डिवाइड किए हैं उसमें रिफ्लेक्शंस, ड्रीम्स और शैडोज को किस कैटेगरी में रखा है, तो डिवाइन कैटेगरी में। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने रिफ्लेक्शंस, ड्रीम्स और शैडो को आर्ट की जिस कैटेगरी में रखा है दैट इज डिवाइन। क्वेश्चन नंबर 20. A rhapsody as mentioned by Plato was a sort of a combination of the above two actor and college teacher of literature। तो देखिए रैप्सोड जो है प्लेटो ने मेंशन किया है और इसमें इन्होंने क्या बताया है कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन बताया है। वो दो चीजें क्या है, एक्टर और कॉलेज टीचर लिटरेचर के। तो अ रैप्सोड एज मेंशन बाय प्लेटो वाज अ शॉर्ट ऑफ, तो प्लेटो ने रैप्सोड को मेंशन किया है, वो क्या है, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, एक्टर का और कॉलेज टीचर का। और कौन से कॉलेज टीचर, दैट इज लिटरेचर के। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आपके जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है ये मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज आप लोग इसे बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।